सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के लिए किया रोड शो। वाराणसी में क्रूज टर्मिनल के निर्माण की योजनाओं की घोषणा। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का किया भर्त्सना, भेजा बुर्का। 18 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर शिक्षक महासंघ का धरना। और बीएचयू में पीएचडी प्रवेश में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। मैरीटाइम सेक्टर में आपसी सहयोग एवं स्थायी विकास को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयासों के तहत बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के लिए रोड शो का आयोजन किया। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में यूपी एवं नेपाल सरकार से प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल के निर्माण की योजनाओं की घोषणा की, जिससे शहर में जलमार्ग के माध्यम से रिवर क्रूज पर्यटन का विस्तार होगा। उन्होंने जलमार्ग के जरिए नेपाल से और नेपाल को माल के स्थानांतरण को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हमने सभ्यता के उद्गम स्थल वाराणसी से भारत की इस बदलावकारी यात्रा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायनामिक एवं विजनरी लीडरशिप में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक्स हमारे आर्थिक विकास का आधार हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इस साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और 10 लाख करोड़ का निवेश सृजित करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करेगा। इससे देश में युवाओं के लिए 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। टूरिस्ट का अभी गतिविधियां काशी में काफी बढ़ चुका है। हर साल में मुझे बताया गया है 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट काशी आता है, करोड़ से ज्यादा, और दिनों दिन बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो पिछले दिनों में जो यहाँ बदलाव लाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, इसके वजह से आज काशी का आकर्षण विश्व भर में बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय की है कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे टूरिस्ट का कोई असुविधा ना हो। ये फैसिलिटी हमको डेवलप करना ही होगा। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें टिकने के लिए, हमें पहला स्थान मिलने के लिए हमें निश्चित रूप से आधुनिक व्यवस्था खड़ा करना होगा, इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग के जरिए हम इसको सही समय पर बना पाएंगे। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की भर्त्सना करते हुए उनके बहिष्कार का आह्वान किया। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक बैठक कर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की भर्त्सना करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को देश के लिए विभाजनकारी बताया। संयोजक राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ना और अलग होना दोनों ही घटनाएं स्वार्थवश हुई, न कि जनता के हित के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए जय श्री राम के नारे लगाते थे, अब गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भगवान राम और हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं। हिंदू समाज ने शुरुआती बयानों को राजनीतिक विषय मानकर नजरअंदाज किया, परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार जहर उगलने की आदत के कारण हिंदू समाज अब अपनी आस्था और सम्मान के प्रतीकों का अपमान अनुभव कर रहा है। यह हिंदू समाज ही है जिसके वोटों की भीख से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राजनीति के दीमक पलते हैं। संयोजक राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के झूठ और हिंदू समाज विरोधी बयानों के कारण ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद उनके लिए बुर्खा भेज रहा है, जिसे पहनकर वो अपनी वास्तविक पहचान के साथ देश के हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत हों। अभिषेक निगम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता पुत्री भाजपा संघ हिंदू समाज भगवान राम को गाली दे रहा है और बेटी भाजपा के सदस्य बनी हुई है। इससे भाजपा शीर्ष नेतृत्व को विचार करते हुए संघ मित्रा मौर्य की भी भाजपा की सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए।
साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी नहीं चेते तो उनके पुतले का दहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू विरोधी नारे के खिलाफ ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद कार्रवाई की मांग करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतीक सर्राफ, पतंजलि पांडे, जुलूम सिंह, अजीत जायसवाल, अंशुमान रघुवंशी मौजूद थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा लगातार हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, रामचरितमानस का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा है, आए दिन ये लगातार राजनीति एक अलग विषय होता है और धार्मिक ठेस पहुंचाना एक अलग विषय होता है। लगातार इनके द्वारा हिंदू समाज को, उनके धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चूँकि जिस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं वो हिंदू धर्म में अगर हिंदू है तो कतई नहीं कर सकता है। लिहाजा उनके लिए हम लोगों ने हिजाब बुर्के का प्रबंध किया है और उनको ये बुर्का भेजकर उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने वास्तविक रूप में आएँ और बुर्का पहनकर हिंदू समाज के सामने आकर अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो समाज के सामने रखें। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फैली अनियमितता के खिलाफ बीएचयू के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों के विरोध को देखते हुए कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग मौजूद थे। छात्रों को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र वही धरने पर बैठ गए। बीएचयू के छात्र अभिषेक ने कहा कि हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे हुए। आज हम लोग मांग करते हैं कि जब तक नया बुलेटिन जारी नहीं होगा तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। इंट्रेंस टेस्ट उसके लिए होता है जो लड़के नॉन नेट हो। इन्होंने कहा कि मैं नेट मैंने रेट हो जाने के बाद भी जेआरएफ के बच्चों को 5 नंबर दूंगा, उसके बाद एग्जाम टेस्ट में बस 4 गुना बच्चों को बुलाऊंगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोफेसर के भी एक सीट पे वैकेंसी होती है जिसकी लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी है तो वहाँ एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाता है। रेट में 4 गुना सीट पे इसलिए बुलाया जाता है कि पहले एक बार लड़के एग्जाम दे चुके होते हैं। इन्होंने ऐसा फरमान लाया है कि हम पैसा दे दें, फॉर्म भर दें और हमें बुलाए ना। एक मैंने 10 सीट है तो 40 लोगों को बुलाएंगे। 40 को बुलाने की क्राइटेरिया क्या होगी, बेस क्या होगा, कोई अता पता नहीं। अच्छा, जो पूर्व की मांग थी उसी मांग पे आप? हाँ, उसी मांग पे हम लोग अडिग हैं। इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 23 तारीख को हम पूरा आपका बुलेटिन वापस जारी कर देंगे, रिवेलुएट करके और अच्छे से जारी करेंगे जो हर जगह मान्य हो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग 23 को आए, कहें कि अभी और समय लगेगा, जो कि सीयूटी का डेट भी खत्म हो गया, एग्जाम डेट का डेट आने वाला है, अगला मंथ एग्जाम है। हम लोग परीक्षा छोड़ के और यहाँ धरना दे रहे हैं। शिक्षक महासंघ के मंडलीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल के कार्यालय पर 18 सूत्री मांगों के साथ धरना दिया गया। सोमवार को मंडलीय अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल के कार्यालय पर 18 सूत्री मांगों से संबंधित धरने का आयोजन किया गया। धरने के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी, मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां एक ओर हम पुरानी पेंशन एवं वित्त विहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहीं सरकार ने हमें दूसरी तरफ मोड़कर चयन बोर्ड अधिनियम की धाराओं को हटाकर हमें आंदोलन के लिए विवश कर दिया है। इस सरकार में शिक्षकों को दिया कुछ नहीं बल्कि हमारी उपलब्धियों को भी समाप्त कर रही है। पूर्व एमएलसी ने कहा कि चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 शिक्षकों के लिए कप और कुंडल के समान थी, उसे छीनकर सरकार शिक्षकों के साथ विश्वासघात कर रही है। अगर समय रहते सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो आगामी 9 अक्टूबर को महानिदेशक स्कूली शिक्षा के कार्यालय पर शिक्षक महासंघ द्वारा धरना दिया जाएगा। चयन बोर्ड की धारा 12, 18, 21 क्या है इसकी व्याख्या करता हूँ। 21 हमारी सेवा सुरक्षा की धारा है, हमें प्रबंधकों के शोषण से और विभाग के अधिकारियों से संरक्षण प्रदान करती है। अब आज वह धारा छीन ली गई है, वो धारा की वापसी के लिए तथा हमें पुरानी पेंशन वापस हो इस संबंध इसके लिए तथा उसके साथ निःशुल्क चिकित्सा सभी शिक्षकों पर लागू हो, इसलिए ये धरना प्रदर्शन आयोजित। वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे का सदस्य मनोनीत किया गया।
भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष अभिरुचि के अंतर्गत वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार त्रिपाठी को रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा गठित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर मध्य रेलवे का सदस्य मनोनीत किया है। समिति के नवनियुक्त सदस्य अरविंद त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समिति के सदस्य रहने के दौरान रेल विभाग द्वारा संचालित खान पान इकाई, पेंट्री कार, बुक स्टॉल, गाड़ियों में लगे रेस्तरां, भोजन, बफेट कारों का निरीक्षण आदि तथा डिब्बे में कोई यात्री बिना टिकट अथवा पास की यात्रा कर रहा हो तो उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन मास्टर अथवा टिकट कलेक्टर या चल टिकट परीक्षक को बुलाकर अपनी उपस्थिति में जांच के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। संवाददाता बंधुओं से बातचीत करते हुए अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और मां गंगा की आस्था का केंद्र होने के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर मध्य रेलवे के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के मद्देनजर बनारस से चलने वाली प्रत्येक ट्रेन में वेजिटेरियन खान पान की शुद्ध व्यवस्था, आधुनिक मशीनरी द्वारा प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन की सफाई, रेलवे स्टेशन पर उचित मूल्य के पानी की व्यवस्था हेतु वाटर वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाना, वातानुकूलित कोचों, बेड सेल की गुणवत्ता में सुधार, उत्तर मध्य रेलवे के सभी ए और बी रेलवे स्टेशनों पर जनता खाना की उपलब्धता, सभी स्टेशनों पर व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की संख्या बढ़ाना तथा उत्तर मध्य रेलवे के सभी स्टेशन पर रेलवे चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची चस्पा करना, स्टेशन पर मेडिकल स्टोर की व्यवस्था करना आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। आवश्यक हुआ तो रेल मंत्री जी से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भारत का सबसे बड़ा जोन है और ये हम लोगों के बड़ा चैलेंजिंग इसको सुधार करना है, क्योंकि ये उत्तर मध्य भारत पूरे देश पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल और दक्षिणांचल से लेकर मध्यांचल तक इसको जोड़ता है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, जिसमें एनसीआर दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रयागराज मंडल हो, झांसी मंडल हो, आगरा मंडल हो, जिसमें राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और आपका छत्तीसगढ़ भी आता है। तो ये इतना बड़ा एरिया है जो सबको जोड़ता है, तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। तो इसमें हम लोग एक माननीय रेल मंत्री जी का कड़ी बन करके, एक उनका पार्षद बन करके, इसमें जो कुछ भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए हो सकता है हम लोग उनकी जानकारी देंगे और इसमें जो भी बदलाव करने की ज़रूरत होगी माननीय रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इसमें करेंगे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन काशी विद्यापीठ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शैक्षिक संगोष्ठी बृहस्पतिवार को 10 बजे से महात्मा गांधी अध्ययन पीठ सभागार काशी विद्यापीठ में आयोजित होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद वाराणसी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चारू चंद्र राम त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में माध्यमिक एक शिक्षा की चुनौतियां हैं, जिस पर सीबीएसई के चेयरमैन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य सूत्रधार अशोक गांगुली द्वारा 2 सत्रों में चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। 28 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन तथा शैक्षिक संगोष्ठी में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 500 प्रधानाचार्य भाग लेंगे। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर हरित कुमार राय, नागेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कि 28 तारीख को 10 बजे प्रांतीय सम्मेलन और शैक्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन होगा। इसमें शैक्षिक संगोष्ठी का मूल विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कैरिकुलम और उसके अधीन माध्यमिक शिक्षा की रणनीति। इस विषय पर देश के ख्याति प्राप्त विद्वान अशोक गांगुली जी, पूर्व चेयरमैन और नई शिक्षा नीति के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले, वो आ रहे हैं। उनका 2 सत्र होगा इस पर और इसके बाद हमारे संगठन से संबंधित चर्चाएं होंगी। यही उद्देश्य की तब सर्वप्रथम प्रिंसिपल अपने विद्यालय का नायक होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अशोक गांगुली जैसे विद्वान को निवेदन करके बुलाया गया है कि जिन्होंने बनाया है उनका स्थिति एकदम स्पष्ट है। प्रोजेक्टर के माध्यम से वो एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो अपने शिक्षक को करेंगे और शिक्षक विद्यार्थी को करेंगे। यही क्रम बना हुआ है। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे।
मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत दिनों BHU के बॉक्सरों द्वारा न्यूज कवरेज के दौरान पत्रकार ओमकार नाथ के साथ मारपीट मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाने से क्षुब्ध पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल DIG से मिला। विगत 21 सितंबर को पत्रकार ओमकार नाथ के साथ BHU के बाउंसरों द्वारा न्यूज कवरेज के दौरान मारपीट कर उन्हें घायल कर उनकी सोने की चेन छीनी गई थी, जिसके बाद घायल पत्रकार द्वारा लंका थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी घटना के कई दिन बीत जाने पर भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी, जिससे क्षुब्ध होकर पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल DIG CV चिन्पी चिन्नप्पा को पत्र देकर मामले से अवगत कराया। साथ ही उनसे आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित पत्रकार के सोने की चेन की बरामदगी के लिए कहा गया, जिस पर DIG ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। बाउंसरों के द्वारा इनके ऊपर हमला हुआ, इनके ऊपर लूट हुआ, जिसके संदर्भ में थाना लंका स्थानीय पर 370 अपराध संख्या में 392 लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी चिन्हित है, आरोपी वीडियो फुटेज में है, तमाम CCTV कैमरे हैं विश्वविद्यालय अस्पताल के अंदर। उसके बावजूद अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो ये टोटल कमिश्नरेट पुलिस का फेल्योर है। इसके संदर्भ में आज हम लोग DIG चिन्नप्पा साहब के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपे हैं और हमने उनसे बताया है कि जिस तरीके से 392 मुकदमा पंजीकृत है, अगर ये आम गरीब का कोई बेटा रहता तो उसकी हो सकता है गिरफ्तारी होगी, तब चौकाघाट के किसी बैरक में वो निरुद्ध रहता। बावजूद उसके फुटेज भी है, सब कुछ देने के बावजूद अगर ये कमिश्नरेट प्रणाली में, जो कमिश्नरेट में जहाँ पर IPSO से भरा पड़ा है पूरा बनारस जिला, वहाँ पर अगर वो अपराधी पहुँच से बाहर है तो ये पूरी तरीके से फेल्योर है। इसी से हम लोग परेशान होकर के हमारे वकील ओमकार नाथ जी ने चिन्नप्पा साहब को अपना एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। DS रिसर्च सेंटर में बचपन कैंसर जागरूकता माह के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वाराणसी में बचपन कैंसर जागरूकता माह के अंतर्गत DS रिसर्च सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सनबीम सनसिटी स्कूल से 50 से अधिक बच्चे शामिल हुए। बच्चों को आयुर्वेद पद्धति से किस तरह से कैंसर का इलाज होता है और कैंसर से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। स्कूल की छात्रा अनन्या ने बताया कि आज हमने आयुर्वेद पद्धति से किस तरह से कैंसर का इलाज होता है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी डॉक्टरों द्वारा दी गई। इसके अलावा हमें सुपर फूड के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी फूड का उपयोग करके हम अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। DS रिसर्च सेंटर के ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने बताया कि आज बचपन कैंसर जागरूकता माह के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों को कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संस्था द्वारा आयुर्वेद पद्धति से किस तरह से कैंसर का इलाज किया जाता है और किन माध्यमों से कैंसर होता है, इन सभी पर विशेष चर्चा की गई। सनबीम सनसिटी से बायोलॉजी के करीब 30 छात्र आए अपने टीचर्स के साथ। उन्होंने DS रिसर्च सेंटर की कार्यशैली, किस तरह से हम रोगियों की देखभाल, फ़ोन को किस तरह से सलाह देते हैं, कितनी मदद करते हैं, साथ में हमारे डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों से एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ, जिसमें तमाम तरह के सवाल, कैसे कैंसर होता है, ठीक कैसे होता है, देखभाल क्या होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बड़ी लंबा एक सेशन चला और वो बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित हुए। रविवार को GRP कैंट ने गुम हुए 58 मोबाइलों को बरामद किया तथा 27 मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप भी दिया। GRP कैंट ने गुम हुए 58 मोबाइल बरामद किए हैं। रविवार को इनमें से 27 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। GRP के प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह ने बताया कि पिछले दिनों ट्रेन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया आदि में यात्रियों का मोबाइल गुम हो गया था। तहरीर मिलने के बाद इन नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया। मोबाइल ट्रेस कर पुलिस टीम ने बरामदगी की। रविवार को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बरेली, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, बलिया, वाराणसी, चंदौली आदि जगहों से यात्री मोबाइल लेने पहुंचे। GRP प्रभारी ने बताया कि शेष 31 मोबाइल भी जल्द सौंप दिए जाएंगे। लोगों का मोबाइल गुम हो गया था
वो आज पुलिस ने बरामद करके सर्विलांस के माध्यम से उनको सूचना देकर बुलाया गया था और उनके सुपुर्द किया गया। कितने मोबाइल आज प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों को दिया गया? ये 58 कुल मोबाइल थे। 58 में करीब 27 लोग आए हैं, उनको दिया गया। बाकी लोग अभी आएंगे, उनको दिया जाएगा। कहाँ के लोग हैं जो इसमें आए? आज जो मोबाइल प्राप्त किए हैं वो बंगाल, बिहार, झारखंड, बरेली, मुरादाबाद, बेंगलोर, विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, उनको मोबाइल दिया जा रहा है। मतलब मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये मोबाइल आपने क्यों खरीदा? मुझे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए चाहिए था। जैसे तैसे पैसे खर्च करके मैंने 16,000 का मोबाइल ख़रीदा था। मुश्किल 3-4 महीने हुए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के चोरी हो गया। ठीक, तो आज मैं और मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से, और हमारा विश्वास जीआरपी के ऊपर, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि वास्तव में अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो पुलिस के प्रयास के द्वारा उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तेजी से फैल रहे डेंगू से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब द्वारा छात्राओं में जागरूकता फैलाई गई। वाराणसी में फैल रहे डेंगू के कारण लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हर वर्ष देश के कई हिस्सों में जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू तेजी से फैलता है। इस साल भी डेंगू, वायरल फीवर और विगत 1 माह से फैले एक रहस्यमयी बुखार के संकट से जूझ रहा है काशी। यह बुखार इतना वायरल है कि शायद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा घर हो जिसमें एक रोगी पीड़ित न निकले। लोग जूझ रहे हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, कुछ रोग की अज्ञानता में कोलैप्स भी कर जा रहे हैं। गौरतलब है कि डेंगू के फीवर ने बहुत तेज़ी से अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डेंगू में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों के कथनानुसार मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। जो लोग साफ सुथरी जगह पर रहते हैं उन्हें डेंगू खतरा ज़्यादा होता है। डेंगू के मच्छर का खतरा ज़्यादातर दिन में रहता है। जिस भी व्यक्ति के खून में डेंगू वायरस होता है उसे काटने से मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर यह मच्छर जिन लोगों को काटता है उन्हें डेंगू होने का खतरा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी बांह और पैर ढकने वाले कपड़े पहनें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास के घरों में कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें, खाली डिब्बा या पुराने गमले को हटा दें, इसमें पानी जमा हो सकता है। खास करके मानसून के मौसम में कूलर, खुले नालों, छोटे तालाबों में पानी इकट्ठा होने के अन्य स्थानों पर मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें डाल दें। इस मौसमी गंभीर बीमारी को गंभीरतापूर्वक लेना जरूरी है, क्योंकि इस गंभीर जानलेवा बीमारी के जद में जो भी मरीज आ रहे हैं उनमें जान माल का खतरा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ज़्यादा बनता है। लक्षण दिखने पर अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क करें। कार्यक्रम में कॉलेज के मैनेजर संजय नागर, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी गुजराती सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर जो इस समय की मौसमी बीमारी है, उसकी जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और आज इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को बताया गया कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें और घरों में मच्छरदानियों का प्रयोग किया जाए और फुल आस्तीन के कपड़े पहने जाएं, जिससे कि मच्छर का प्रकोप हमारे ऊपर न हो और हम अपने घर, परिवार और स्वयं को सुरक्षित रख सकें। भारत विकास परिषद श्रद्धा शाखा के सेवा और संस्कृति सप्ताह का समापन तीजोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम से हुआ। भारत विकास परिषद श्रद्धा शाखा का सेवा एवं संस्कृति सप्ताह का समापन एवं तीजोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम रविवार को कन्हैयालाल स्मृति भवन रथ यात्रा में मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभी दायित्वधारियों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कराकर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित तीजोत्सव कार्यक्रम में रंगीलो महारो ढोलना के थीम पर आयोजित किया गया, जहां पर शाखा की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा एकल गायन, युगल डांस, युगल गायन, तीज राजा, 3 रानी गेम शो आदि कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। यहां पर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। संचालन राजीव कुमार पांडे एवं विनीता सिंह ने किया। पूरे कार्यक्रम का संयोजन संस्थापक अध्यक्षा विनीता श्रीवास्तव, सुषमा सिंह, महिला संयोजिका नीतू यादव, कुसुम सिंह, पायल शुक्ला एवं छाया श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद श्रीमती आशा रौनियार ने किया। सेवा एवं संस्कृति सप्ताह का समापन समारोह और तीजोत्सव का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त से शुरुआत हुई। स्वतंत्रता दिवस समारोह से
और उसके बाद अभी 15 सितंबर को समाप्त हुआ है। तो उसका हम लोग उसका समापन समारोह और तीजोत्सव जो महिलाओं का कार्यक्रम है तो वो यहाँ पर आयोजित है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।